नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर प्रसाद। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको किए थे 20 क्वेश्चन और वो क्लास फर्स्ट था। और आज का जो क्लास है वो क्लास सेकंड है। ठीक है, दूसरा क्लास हम लोग ले रहे हैं और जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 से लेकर के 2024 तक की जल्दी जल्दी इसी महीने ही ख़त्म कर दे जितने भी क्वेश्चन है सारी चीज़ को। और उसके बाद जब नेक्स्ट में हम वीडियोज़ लेकर आएँ तो आपका जितने भी सिलेबस में है वो टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, क्योंकि आपको अगर कि प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना है तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझोगे तो ये समझ पाओगे कि प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम में जो व्यापम एग्जाम लेता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो जानने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग सीडीपी का 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी का करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग सीडीपी अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि का जो पार्ट है, ठीक है, जो 30 मार्क्स का है उनको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है, मतलब पॉजिटिव जो आंसर रहेगा उसको लेना है, निगेटिव कभी नहीं लेना है। ठीक है, और हमेशा आप याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब ये है कि आपको काटते हुए बनाना है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है उसमें से जो नहीं रहेगा पहले उसको काट दीजिएगा और जो पॉजिटिव रहेगा उसको लीजिएगा, तो ये एक बनाने का तरीका हो जाएगा आपका। हम तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये पढ़ लीजिए अच्छे से। पहले, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, अगर आप एक स्कूल में टीचर हो, ठीक है, और एक टीचर होने के नाते जब होता है ना कभी कभी कि कोई स्कूल में जाओ और अगर आप टीचर हो तो आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उसे नज़रअंदाज करेंगे। ऑप्शन बी, परीक्षा में कम अंक प्रदान करेंगे। ऑप्शन सी, उसके पालकों को सब बात बताएंगे। या ऑप्शन डी, उसे फटकारेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे तो क्या होगा? सबसे पहले देखिए, अगर ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर उसे फटकारेंगे, क्या आप उसे डांट फटकार सकते हो? नहीं ना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसके पालकों से बात करेंगे, क्या उसके पिता से उनकी शिकायत करोगे कि आपके बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते हैं? नहीं करोगे ना, नेगेटिव आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परीक्षा में कम अंक प्रदान करना, क्या आप उसे परीक्षा में कम अंक प्रदान करोगे अगर अगर आपके सम्मान नहीं करता है? तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त आंसर आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे नज़रअंदाज कर देंगे, बाद में धीरे धीरे वो खुद समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप अपने आप को उसके सामने रखिएगा, उसको जोड़िएगा अपने आप से, तब अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, हमेशा अनुशासन विकसित करने के लिए आप, अगर आप स्कूल में हो और स्कूल में आपके बच्चों के लिए आप अनुशासन विकसित करना चाहते हो, अर्थात आप अपने कक्ष में अर्थात विद्यालय में आप अनुशासन बनाए रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे एक टीचर होने के नाते? तो ऑप्शन ए, उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे। ऑप्शन बी, उन्हें दंडित करेंगे। ऑप्शन सी, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। या ऑप्शन डी, उन्हें अच्छे आचरण के लिए नियमों से परिचित कराएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको भी एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। सिर्फ परिचित करा देना ही उचित नहीं होगा, सिर्फ आप बता दो कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो ये सिर्फ हाँ बोलेंगे लेकिन करेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर सी देखना चाहो तो ऑप्शन नंबर सी देखो, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। आप ज़बरदस्ती किसी को नियमों का पालन करने के लिए नहीं करा सकते। ठीक है, उन्हें दंडित करेंगे, तो दंडित तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब ये है कि आप बच्चों को डांट फटकार नहीं सकते, दंडित नहीं कर सकते स्कूल में, ये तो आरटी 2009 का विरुद्ध हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे। यदि आप किसी को कोई उत्तरदायित्व देते हो, ठीक है, अगर कक्षा में कोई बदमाश बच्चे भी हैं तो उनको उत्तरदायित्व अगर आप दोगे ना तो वैसे ही सुधर जाता है, क्योंकि उनको शांत क्लास को खुद कराने पड़ते थे। इस प्रकार से अगर सोचोगे ना तो एलिमिनेशन मेथड से ही आपका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, यह कहा जा सकता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, यह कथन है। अर्थात सीधा सीधा ये है कि एक किसी भी क्लास में आप जाओगे तो व्यक्तिगत भिन्नताएं अर्थात आपको अलग अलग प्रकार के बोली भाषा समाज के अलग अलग बोलने वाले बच्चे आपको मिलेंगे, अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है। ऑप्शन सी, पूर्णता एक ऐतिहासिक परिणाम है जो वर्तमान में अप्रचलित है। ऑप्शन डी, ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है। अर्थात ऐसी अगर की परिस्थिति है तो शिक्षक को सावधान रहने की आवश्यकता है, ये कहा जाता है। प्रश्न 24, बालिका शिक्षक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए बालिकाओं को।
तो ऑप्शन क्या है ये देख लीजिए। ऑप्शन ए, बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमान होती है। ऑप्शन बी है, बालिकाएं बालकों से संख्या में कम है। ऑप्शन सी, भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरी तरह से भेदभाव का शिकार होती थी। या ऑप्शन डी, केवल बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग काटते हुए चलते हैं। चलिए, ऑप्शन ए क्या कहता है, बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमान होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बालिकाएं बालकों से संख्या में कम है, तो ये कम ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं को बुरी तरह से भेदभाव होता है, भेदभाव का शिकार वगैरह नहीं लेना है ऐसे निगेटिव पॉइंट्स को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। कैसे? केवल बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन करने का नेतृत्व में सक्षम है, अर्थात ये आपको पॉजिटिव आंसर दिख रहा होगा। चलिए, तो अब प्रश्न 25 पे आते हैं। प्रश्न 25 क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न पढ़िए। एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले तकनीकी शामिल है, अर्थात आप एक शिक्षक हो और आप कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के दौरान आप कुछ वस्तुओं को उपयोग में ला रहे हो, तो क्या लेकर आ रहे हो ये बताना है आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन ए, लेक्चर, अर्थात जो आप बोलते हो वो। ऑप्शन बी, अंतःक्रियात्मक लेक्चर, आंतरिक जो लेक्चर होता है वो बोलना। ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक कार्य। या ऑप्शन नंबर डी, स्व अध्ययन। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो उसमें देखिए नीचे में और क्या क्या है, नीचे दिए गए संकेतों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात अभी का जो देखा जाए ना 2024-25 में जो क्वेश्चन आने वाला है, ऐसी कूट में पूछने वाला है, कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या है ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी तथा सी। ऑप्शन बी, ए बी सी तथा डी चारों। या ऑप्शन सी, बी सी तथा डी। या ऑप्शन डी, ए बी तथा डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो जो प्रश्न नंबर 24 है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे ऑप्शन नंबर ए? तो देखिए, सबसे पहला लेक्चर, जो एक टीचर होता है वो लेक्चर देता ही है। ऑप्शन बी जो दिया है अंतःक्रियात्मक लेक्चर, वो अपने अंतःक्रियात्मक अपने सूझबूझ के आधार पर वो लेक्चर देता है, मतलब पढ़ाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक कार्य। तो जो एक टीचर होता है बच्चों को सामूहिक कार्य देता है क्योंकि वो समूह में अच्छे से पढ़ सके, ठीक है, और एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार भी कर सके, इसलिए सामूहिक कार्य देता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं देता है, स्व अध्ययन। बच्चों को ये नहीं कहता कि तुम खुद पढ़ो, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं बोलता टीचर है। तो इसलिए इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो प्रश्न 26 को पढ़ते हैं। 26 क्या है ये ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं वे, अर्थात कई टीचर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा उत्साही होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, अर्थात पढ़ाने को लेकर के हो या कोई एक्टिविटी करने को लेकर के हो, इन सारी चीज़ को लेकर के जो शिक्षक होते हैं वो उत्साही होते हैं, वे क्या करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय रूपांतरण करते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, प्राय अपने उत्साह में अपने अंदर छिपी हुई विसंगत दक्षता को खो देते हैं। या ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें से क्या उपयुक्त होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए, तो फिर क्वेश्चन नंबर 26 का उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर लोग बोलेंगे उपयुक्त सभी होना चाहिए, लेकिन एक बात बता दूं, उपयुक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें ये निगेटिव पॉइंट्स दिया हुआ है। कैसे निगेटिव पॉइंट्स? ये देखिए, छिपी हुई विसंगत दक्षता, ठीक है, को खो देते हैं। खो देना मतलब ये लॉस कर देना, मतलब ये है कि आप नेगेटिव पॉइंट को नहीं बता सकते, इसलिए ये इसका उपयुक्त डी आंसर ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद दूसरा जो होता है ये भी तो कट गया, उसके बाद दोनों हो गया, डी और बी दोनों कट गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय रूपांतरण करते हैं। तो एक ये भी हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है। उपयुक्त इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता बनाना। तो जो इसका सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएगा सिखाएगा तो वो उनको सहभागिता बनाएगा, जो भी एक्टिविटी करेगा उसमें उनको इन्वॉल्व करेगा, तभी ना बच्चे सीख पाएंगे। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां पढ़ते हैं। 27वां क्या है? ये जो 27वां क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें विभिन्न जो पढ़ने लिखने से संबंधित विकृतियां हैं ना, अर्थात जो डिसीज है, बीमारियां हैं, उसके बारे में बताया गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल याद रखिएगा। तो सबसे पहला 27वां क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, डिसलेक्सिया खाली स्थान से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकृति। ऑप्शन बी, व्यवहारात्मक विकृति। ऑप्शन सी, पढ़ने की विकृति। या ऑप्शन डी, लिखने की विकृति। ऑप्शन इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी विकृति है। ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। देखिए
जो विकृतियाँ हैं वो 3-4 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला डिस्लेक्सिया है, ठीक है? डिस्लेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी विकृति होता है। उसके बाद डिस्ग्राफिया आता है, ठीक है? डिस्ग्राफिया जो है वो आपका लिखने संबंधी विकृतियाँ होता है। डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाना मतलब लिखना होता है, ठीक है? ये ऐसे करके याद रख सकते हो। लिखना जो है वो डिस्ग्राफिया में आएगा। और एक जो होता है वो डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है? डिसकैलकुलिया। और जो डिसकैलकुलिया है वो आपका गणितीय संबंधी विकृतियाँ हैं। तो ऐसी जो विकृतियाँ होगा आपके बुक वगैरह में भी दिया होगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। और ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता होगी। अर्थात कोई ऐसा पाठ है जो किशोरों के लिए, अर्थात जो बच्चे हैं उसके लिए विकास के लिए दृष्टिकोण से उपयुक्त है, तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, विलोकन के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करना। ऑप्शन बी, आधारभूत बातों को स्मृतिगत करना। ऑप्शन सी, समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना। या ऑप्शन डी, प्रमुख तथ्यों को दोहराना। दोहराना मतलब रटंट पद्धति, तो रटंट जो पद्धति उसको तो बिल्कुल आपको नहीं लेना है। अगर काटते हुए चलोगे तो क्या इसमें सही होना चाहिए? पुनर्विलोकन तथा फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, कोई भी फ्लैश कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते। आधारभूत बातों को स्मृतिगत रखना, अर्थात कोई विशेष बात है उसको सिर्फ आप रटा देना, रटा भी नहीं सकते आप। उसके बाद देखिए, प्रमुख तथ्य को दोहराना, मैंने पहले भी बोला था, दोहराना अर्थात रटने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका उपयुक्त तो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना। मतलब उनकी समझ में, उनकी क्षमता में आपको वृद्धि करना, ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29वां कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, मतलब अर्थात शिक्षा का जो मनोविज्ञान, अर्थात जो मनोवैज्ञानिक है वो किसका अध्ययन करता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। ऑप्शन बी, वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन। ऑप्शन सी, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन। या ऑप्शन डी, व्यक्तिक वेदों का अध्ययन। या ऑप्शन डी, व्यक्तिक वेदों का अध्ययन। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? अगर काटते हुए चलोगे तो चलिए काटते हुए एक से देखते हैं। व्यक्तिक वेदों का अध्ययन, तो ऐसे वेद वगैरह किसके अध्ययन नहीं करना है, ठीक है? वंश रुचि का अध्ययन, किसी के वंश के बारे में आपको नहीं पढ़ने हैं अच्छे से, मतलब शिक्षा मनोज्ञान ये कहता है। प्रेरणा व पुनर्बलन का प्रभाव, पुनर्बलन अर्थात उसको रटन पद्धति की ओर नहीं ले जाना है। ऑप्शन उपयुक्त क्या होगा? देखिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन, अर्थात कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, उसके वंशानुक्रम जैसे जैसे आएगा और वातावरण जैसा रहेगा उस प्रकार से वो सीखेगा और उस प्रकार से वो पढ़ पाएगा। वंश, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि यार उनके पिताजी को अगर कि चश्मा लगा है तो उनको भी लगेगा। तो इस प्रकार वंशानुक्रम चलते चलते आगे बढ़ता है और वातावरण जैसा रहेगा उस प्रकार से पढ़ पाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के वंशानुक्रम और वातावरण को सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं। शिक्षण अभिरुचि का 10वां क्वेश्चन, अर्थात 30वां जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू होने का फलस्वरूप, अर्थात अनिवार्य व निःशुल्क जो शिक्षा लागू हुआ है उसके फलस्वरूप क्या उसका परिणाम आया है ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बालकों में साक्षरता बढ़ी है। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है। ऑप्शन सी, देश में साक्षरता बढ़ी है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा आने से क्या हुआ है? बालकों में साक्षरता तो बढ़ी है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता भी बढ़ी है। हाँ, अनिवार्य और निःशुल्क तो सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद देश में साक्षरता बढ़ी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा, बच्चे अगर पढ़ेंगे, देश में साक्षरता तो बढ़ेगा ना। तो इसका जो उपयुक्त आंसर वो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो शिक्षण अभिरुचि का 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 10 क्वेश्चन हम लोग हिंदी का कर लेते हैं, ठीक है? हिंदी का फटाफट कर लेते हैं। चलिए, तो ये हिंदी भाषा का 10 क्वेश्चन टोटल है और 2019 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जो ऑप्शन आपका सही रहेगा वो कमेंट करते हुए चलिएगा, ठीक है? चलिए, तो हिंदी का सबसे पहला प्रश्न एक को देख लेते हैं। प्रश्न एक क्या है? धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में क्या वाच्य है? कौन सा वाच्य है? इस प्रश्न को अगर मैं सरलतम से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि धूप में मुझे चला नहीं जाता, तो ये कौन से इमोशन को दर्शाता है? इमोशन मतलब भाव को दर्शाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? तो धूप में चला नहीं जाता, तो ये किसको दर्शा रहा है? देखिए, धूप में चला नहीं जाता ये भाव को दर्शा रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहेगा कि मुझे धूप में चला नहीं जाता, तो वो अपने भाव को बता रहा है ना कि नहीं चल सकता बोल के, कोई कर्म को तो बता नहीं रहे, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न दो क्या कहता है? प्रश्न दो को देखिए, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत है। तो कौन सा कहावत जो झगड़े की जड़ को ना समाप्त कर देने वाली है? और प्रश्न समझ में आएगा तो इसको ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, विष की गांठ को खोद फेंकना।
ऑप्शन नंबर बी, वह ठूठ काट देना जिस पर उल्लू बैठा हो। ऑप्शन नंबर सी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। या ऑप्शन नंबर डी, ना तीन बुलाओ ना तेरा आएगा। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? तो अगर आप काटते हुए चलेंगे तो चलिए काटते हुए देखते हैं। विष की गांठ को खोद फेंकना, तो ये आप आंसर सही होगा क्या? नहीं। विष की गांठ को खोद फेंकना मतलब कोई आपका प्रतिद्वंदी है उसको उसको समाप्त कर देना, नहीं। झगड़े की जड़ को समाप्त करने वाली कहावत हमको जानना है, किसी प्रतिद्वंदी को नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, वह ठूठ को काट देना जिस पर उल्लू बैठा हो। नहीं, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो क्या रहेगा इसका उपयुक्त आंसर जो है वो? तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ना, वो उपयुक्त आंसर है। कैसे? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अर्थात एक और जो ऑप्शन आता है ना कि यार सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसी वाली भी जो बात रहता है ना, अपना काम भी हो जाए और किसी को बुरा भी ना हो, तो उसी प्रकार ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देना, ये आएगा। आप सोच रहे होंगे कि डी को ले, ना ना तीन बुलाओ ना तेरा आएगा, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो उपयुक्त आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रश्न 3 क्या कहते हैं वो देख लीजिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, अपनों से बड़े को सादर संबोधित करने में। ऑप्शन बी, जहां स्थिति निश्चित ना हो। ऑप्शन सी, वाक्य की पूर्णता पर। या ऑप्शन डी, वाक्य में आने वाले अव्यय के पूर्व। तो किस में लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह? तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, वो अपनों से बड़े को संबोधन या सादर संबोधित करने में ही लगता है। अर्थात किसी का आदर सत्कार के लिए जिस प्रकार की आप शब्द का यूज़ करोगे उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, हमेशा ये याद रखिएगा। रिश्ते नाते जो भी रहेगा ना आपका अपनों से बड़े के लिए, तो उसमें होगा इसका चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, विस्मयादि बोधक ये है। और जब आप पढ़िएगा ना हिंदी का, तो एक बार जितने भी चिन्ह है उसको पढ़ के जाइएगा, 2 क्वेश्चन उसमें से आते ही है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 4 को देख लेते हैं। 4 क्या कहता है वो देख लीजिए। हार्दिक स्वागत करने के लिए किस मुहावरे का उपयोग प्रचलित है? अर्थात आप किसी का हार्दिक स्वागत करना चाहते हो तो इसमें किस मुहावरे के माध्यम से स्वागत करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। सबसे पहला, गले लगना। ऑप्शन बी, छाती से लगना। ऑप्शन सी, आंखें बिछाना। या ऑप्शन डी, झुक कर अभिवादन करना। अब इसमें से अधिकतर लोग ये बोलेंगे कि गले लगना या छाती से लगना ये होगा बोल के, या ये सोचेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि झुक कर अभिवादन करना होगा। तो सही इसका ऑप्शन जो होगा ना वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आंखें बिछाना। अर्थात हार्दिक स्वागत करना है, इस मुहावरे का जो अर्थ है, हार्दिक स्वागत करने का जो अर्थ है वो। अब गले लगना बोलोगे तो गले लगना मतलब प्रिय होना होता है। ऑप्शन बी बोलोगे छाती से लगना मतलब अत्यंत प्रिय में आता है ये। झुककर अभिवादन करना अर्थात उसका रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, ये हो जाता है। लेकिन आंखें बिछाना जो है ना, वो हार्दिक स्वागत करने में ही आता है। बोलते हैं ना कि मैं आपका आंखें बिछाए इंतजार कर रहा था, तो ये होगा कि हार्दिक स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा था। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है उसको देख लीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द है, वर्तनी मतलब सही जो लिखा हुआ शब्द है उसको बताना है। वर्तनी में से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? यवत जीवन। ऑप्शन बी है यवज्ज जीवन। ऑप्शन सी है यवद जीवन। या ऑप्शन डी है यव जीवन। तो इसका सही वर्तनी कौन सा है, सही जो लिखा हुआ शब्द है वो कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए, यव जीवन ये तो नहीं होगा। यवद जीवन ये भी नहीं होगा। या यवत जीवन, ये त हलंत जो लगा हुआ ये भी नहीं होगा। तो उपयुक्त आंसर क्या होगा? यवज्ज जीवन होगा। ठीक है, आधा जो लगा है ना वो ऑप्शन नंबर बी यही सही आंसर होगा। आपकी बुक में देखिएगा यही सही आंसर दिया है, और जितने भी वर्तनी हैं आपको पूरे के पूरे पढ़ना है। 2 क्वेश्चन इसमें से भी आने हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। 6 क्या कह गया है? वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है? 1। ऑप्शन बी 2। ऑप्शन 3। ऑप्शन डी 4। तो कितने वचन के कितने प्रकार होते हैं? अधिकतर लोग ये बोलेंगे कि वचन के 3 प्रकार होते हैं बल्कि। तो मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत है उसमें आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात जो वचन के 3 प्रकार हैं उसको देखने को मिलेंगे। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 7 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है वो क्या बोला है? तो देखिए, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है। हाँ ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में गंगा का पर्यायवाची चुनिए। अर्थात गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है उसको आपको बताने हैं। तो गंगा का पर्यायवाची कौन क्या है बताइएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन है वो वसुंधरा, या दामिनी, या ऑप्शन सी जलद, या ऑप्शन डी जानवी। इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा?
तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जाह्नवी होगा। जाह्नवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। जैसे भागीरथी भी है गंगा का पर्यायवाची, तो उसी प्रकार जो गंगा का पर्यायवाची है वो जाह्नवी है। अगर बात किया जाए कि ऑप्शन नंबर ए वसुंधरा किसका पर्यायवाची, तो वसुंधरा आपका पृथ्वी का पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ऑप्शन बी जो दिया है दामिनी, वो किसका पर्यायवाची है, तो वो आपको बिजली का पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ऑप्शन सी है जलद, वो किसका पर्यायवाची है, तो ये जो पर्यायवाची है वो बादल का जो पर्यायवाची है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये भी पार्ट को पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। और चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ लेते हैं। चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा, तो आपको चिड़िया शब्द का जो बहुवचन है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए चिड़ियों, ऑप्शन नंबर बी चिड़िए, ऑप्शन नंबर सी चिड़िया, या ऑप्शन नंबर डी चिड़ियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है, तो देखिएगा ना। तो इसका जो सही आंसर है वो चिड़िया जो होता है वो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अगर चिड़ियों बोलोगे तो चिड़ियों इसका सही आंसर नहीं है, या चिड़िए ये भी नहीं है, या चिड़ियो भी नहीं होगा, इसका उपयुक्त आंसर है वो। तो चिड़िया अम की जो बिंदु लगेगा ना इस प्रकार वो, तो वो इसका उपयुक्त आंसर है, इसमें यही दिया गया है, ठीक है। तो इसी को लेना है आपको। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, अति धन उत्तम अति उत्तम में निहित संधि के प्रकार बताइए। मतलब ये कौन सा संधि है ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी यण स्वर संधि, या ऑप्शन नंबर डी अयादी स्वर संधि। तो देखिए इसको जो पहचानने का तरीका है वो है अति धन उत्तम, पहले इसको देखिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा इसमें वर्ण दिया है वो, उसके बाद जो इसमें बदला हुआ है वो कौन सा वर्ण में बदला हुआ है। देख अति धन उत्तम अति उत्तम, इसमें देखिएगा या नहीं है, लेकिन ये या जो शब्द है वो आया हुआ है, ये देखिए बीच में जो है ना या, ठीक है। इसमें या नहीं है जो अति धन उत्तम उसमें, लेकिन बदला हुआ जो इसका रूप है वो या में बदला है। तो अति धन उत्तम अति उत्तम, अगर ये बदला हुआ रूप जो या में हो जाता है या वह आ जाता है, ठीक है, बदला हुआ रूप में, तो ये कौन सा स्वर संधि होगा, तो ये होगा यण स्वर संधि। या से या में बदला हुआ है तो यण स्वर संधि, ये बात याद रखिएगा। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियोस का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, जंगल में लगने वाली आग है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, उसको करेक्शन आप कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक जो 10 है वो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, जठरा नल, ऑप्शन बी दावा नल, ऑप्शन सी बड़वा नल, या ऑप्शन डी कंपला नल। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला देखिए इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है जंगल में लगने वाली जो आग को जो है वो बोलते हैं दावा नल। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उपयुक्त आंसर बी होगा, दावा नल जो जंगल में लगने वाली आग है। अब आप बोलोगे कि फिर जठरा नल क्या होता है, पेट में लगने वाली जो आग होता है, भूख से जो लगने वाली जो आग होता है पेट में, उसको जठरा नल कहते हैं। और जो बाड़वा नल होता है वो समुंदर में लगने वाली आग को बाड़वा नल कहते हैं, ठीक है। और ये कंपला नल क्या होता है इसको देखना पड़ेगा, एक बार आप भी सर्च करके इसको बताइएगा कमेंट करके। तो ये रहा आपका टोटल 20 क्वेश्चन है वो, और इसी प्रकार हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे को कराते हुए चलेंगे। जल्दी जल्दी करिएगा और कोशिश करेंगे इसी मंथ में फटाक से इसको ख़त्म कर दे और आपका टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट कर दे। अगर इसी प्रकार की क्लास और चाहिएगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा भैया, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की जब भी हम वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक ही पहुँचे।